नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ जीएस मॉक टेस्ट 90, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है और यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्लास, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और इस प्रश्न को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोटिक पारतंत्र का उदाहरण नहीं है। आपको पता है जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अगर आपने एनवायरमेंट वाली क्लास देखी होगी तो आपको ये चीज पता होगी। जब भी हम इकोसिस्टम पारितंत्र की बात करते हैं तो हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर मेनली हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जलीय पारितंत्र की हम बात कर रहे हैं। ये दो तरीके का होता है, लोटिक और लेंटिक। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में ये आपको बताया था कि इसको याद करने का तरीका क्या है इन्वॉल्वमेंट की क्लास में। लोटिक मतलब लोटना, लोटते लोटते। ठीक है, तो जब इंसान लोटेगा तो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेगा। लेंटिक मतलब एक जगह लेट गया, ठीक है, तो वो एक ही जगह स्थिर रहेगा। तो जब भी हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये दो तरीके का होता है, लोटिक और लेंटिक। लोटिक मतलब लोटना, मतलब यहाँ पर जो भी वाटर है वो फ्लो में रहेगा, उसका मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, लेंटिक मतलब वो लेटा हुआ है, मतलब एक जगह कलेक्टेड है, उसमें किसी भी तरीके का फ्लो नहीं है, मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। तो वाटरफॉल में आपको पता है पानी का मूवमेंट होगा। ठीक है, कैनाल्स में हम बात करेंगे, नहरों में हम बात करेंगे तो इसमें भी पानी का मूवमेंट होगा, क्रीक में भी पानी का मूवमेंट होगा। लेकिन लेक की जब हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये एक लेंटिक इकोसिस्टम है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर की हम बात कर रहे हैं तो लोटने में क्या होगा, लोटता रहेगा, मूवमेंट होगा। लेंटिक एक जगह लेटा हुआ, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है। पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित जिलों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शन। मैं चारों ऑप्शन को पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करूंगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। सब अगर हम चलेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो आपको मिलेगा पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर देखिए क्लास, हमने आपसे क्या बात की थी, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे थे। तो इधर आपको पीलीभीत दिखेगा, फिर लखीमपुर खीरी दिखेगा, फिर इधर बहराइच दिखेगा, फिर श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था, ये आप याद भी रखिएगा, ये इधर आपका नेपाल है। तो अगर यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और यहाँ पर महाराजगंज, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे कि यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है तो आप क्या बताएंगे, गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा की बात करेगा तो आप कहाँ बताएंगे, मथुरा में। ये आपको मथुरा दिख रहा है, ठीक है, इधर जो ये रेड कलर से है ये मथुरा है। ठीक है, इधर याद रखिएगा, इधर सोनभद्र है। इधर अगर आप जाएंगे तो इधर सहारनपुर आपको दिख रहा है, इधर देख लीजिए नॉर्थ में सबसे ऊपर, ये कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर है। इधर अगर आप जाएंगे तो इधर कौन सा है, सोनभद्र है, याद रखिएगा। ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बलिया आपको दिखेगा, और
और इधर आप देख लीजिए, इधर मथुरा है, इधर शामली है, बागपत है। एक दो बार आप यूपी के मैप को देखेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएगी। यूपी स्पेशल से प्रश्न बनता है और बनेगा भी, तो इस चीज के लिए आप एकदम क्लियर रहिए। यूपी के मैप को आप तैयार रखें, एक जगह जहां भी पढ़ते इसको चिपका लीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। बार बार एक दिन में रटने की जरूरत नहीं पड़ती, इन सब चीजों को प्रैक्टिस से आपको यादें होती रहती है चीजें। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। अनुसूची दी है, शेड्यूल दिए गए हैं, तो देखते हुए चलते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता है, ठीक है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बात होती है, तो ये 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में है, एकदम सही है। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, ये भी एकदम सही है। 4थी अनुसूची जो दी गई है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, ये भी सही है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। लेकिन दूसरी अनुसूची में शपथ की बात नहीं की गई है। शपथ की बात किस में की गई है बताइए? शपथ की बात 3rd शेड्यूल में की गई है, याद रखिएगा। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करेंगे, यहाँ पे अलाउंसेस की बात की गई है, ठीक है। तो आपका इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तीसरे का ए आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्लास एक बार रिवाइज करा दो। पहली अनुसूची की जब हम बात करेंगे तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची की जब हम बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के संबंध में उपबंध है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इनके अलाउंसेस की बात की गई है, ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें ओथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों में जो सीटों का एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा की बात की गई है। जल्दी से रिवाइज करिए। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। अब यहाँ पे जो 6वीं अनुसूची है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कैसे इंपॉर्टेंट है। पीसीएस प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें कौन से स्टेट के बारे में नहीं बोला गया है। उन्होंने ऑप्शन में दिया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जब भी हम 6वीं अनुसूची की बात करते हैं यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये, लेकिन यहाँ पे असम की बात की गई है, मेघालय की बात की गई है, त्रिपुरा की बात की गई है और मिजोरम की बात की गई है। इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो है नो मनी इन एटीएम, नो मनी इन एटीएम करके, ठीक है। अब आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए से आपका क्या हो गया, असम हो गया, ठीक है। टी से आपका क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। एम से आपका मेघालय हो गया और क्या हो गया, मिजोरम हो गया। मनी नहीं है इसमें, मतलब मणिपुर नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में, ठीक है। आपको इतना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको याद है, आप याद रखेंगे नो मनी इन एटीएम। एटीएम में क्या क्या आपका आ जाएगा, असम आ जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा, लेकिन मनी नहीं है, ये चीज याद रहेगी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो हमने कई बार इसको डिस्कस किया। यहाँ पे हम लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। हम कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, जिसको कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हम कहते हैं। 8वीं अनुसूची में हम 22 भाषाओं की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पे दर बदल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जाती है, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये आपकी पंचायती राज से रिलेटेड है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। क्लास प्लीज, मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि हमें शेड्यूल्स रटने हैं, आपको अनुसूची रटनी है। आप किसी भी तरीके से रटिए, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट लो, ताकि अगर पेपर में यहां से प्रश्न बने ना तो वो बिल्कुल भी गलत ना हो। और प्रश्न यहां से बनते हैं, जो दो
डिफिकल्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो मैं अभी आपको बता दी। पहले मैंने आपको बता दिया कि 6 शेड्यूल में किन किन स्टेट्स के बारे में बोला गया है, वो आप याद रखिएगा। अगर पेपर में ट्विस्ट लाना होगा तो फिर उसी प्रश्न में आपको दूसरा दे देगा, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर नो मनी इन एटीएम। इसी तरीके से पेपर में एक बार और प्रश्न बना था, स्टूडेंट लोग शेड्यूल तो रट के चले गए कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीजें लिखी है, लेकिन उसमें किनके बारे में बोला गया ये उन्होंने ध्यान में नहीं दिया और होगी पेपर में कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब भी हम तीसरी अनुसूची में बात करते हैं तो हम ओथ की बात करते हैं, ये आप सभी को पता है, लेकिन हम किसके ओथ की बात करते हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री की ओथ की बात होती है, संसदीय चुनाव के उम्मीदवारों की बात होती है, संसद के सदस्यों की ओथ की बात होती है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, जजेस की बात होती है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात होती है, राज्य के मंत्री, ठीक है, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा तो यहाँ पर आपको देगा संसदीय चुनाव के उम्मीदवार और राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार। क्या उम्मीदवार के ओथ की बात थर्ड शेड्यूल में की गई है? तो याद रखिएगा, हाँ की गई है, उम्मीदवारों की भी बात की गई है क्लास तीसरी अनुसूची में। इसको अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न बनता है पेपर में जो मैं आपको बता रही हूं। यहाँ पर दूसरी अनुसूची में मैंने आपको क्या क्या बता दिया वो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, फिर उपाध्यक्ष की बात सबकी, जिनका जिनका नाम लिखा सब याद कर लीजिएगा। शेड्यूल से इससे ज्यादा बाहर के प्रश्न नहीं पूछेंगे, डिफिकल्ट करना होगा तो 6th में करेगा, 2nd में और 3rd में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इन तीनों को एकदम से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। सीनियोरेज क्या है? सीनियोरेज क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति तैयार एवं मुद्रित करने की प्रक्रिया, करेंसी नोट पर विभिन्न प्रकार के चिन्हों की छपाई, मुद्रा की फेस वैल्यू और उसके मुद्रण की लागत के बीच का अंतर, या भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न देशों की मुद्राओं का भंडार अनुपात। यहाँ पर जब हम सीनियोरेज की बात करते हैं क्लास, तो ये है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ करेंसी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इट। ठीक है, अगर मैं 2000 की नोट जो कि अब बंद हो चुकी है, अगर मैं 2000 की नोट की बात करती तो इसकी फेस वैल्यू क्या थी? 2000 थी। आप मार्केट में जाते, आप कहते ये 2000 की नोट है, मुझे ये सामान दो, तो वो आपको 2000 क्या सामान देता। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछती इसको प्रिंट करने का सरकार को कितने लागत लगा है, ठीक है, कितना पैसा लगा, तो 2 रुपए लगे रहेंगे इस नोट को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो इसी के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? सीनियोरेज। मुद्रा की फेस वैल्यू और उसके मुद्रण की लागत के बीच का अंतर। समझ में आ गया होगा आपको। इस नोट की अगर हम प्रिंटिंग की बात करें तो 2 रुपए लगे सरकार को इसको प्रिंट कराने में, लेकिन ये 2000 की नोट है, ठीक है, तो मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है? 2000 की। जब आप इसको देंगे तो आपको 2000 का सामान मिलेगा। अब एक काम करना है, यहाँ पे 2000 की नोट को 500 के नोट से चेंज कर देना, क्योंकि अब तो 2000 की नोट बंद हो गई है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 4th का सी आपका सही उत्तर है क्लास। अच्छा, यहां पर इसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक क्वेश्चन हिस्ट्री का याद आ गया। आप में से जितने स्टूडेंट्स को पता है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखो कि टोकन करेंसी किसके द्वारा चलाई गई थी? टोकन करेंसी की बात मैं कर रही हूं। कौन टोकन करेंसी लेके आया था? चलिए 5वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे क्लास वंश दिया है, यहाँ पे संस्थापक दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं सातवाहन की जब हम बात करते हैं, सातवाहन डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। तो ए का फोर्थ आपको कई जगह दिया है क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है। वाकाटक की जब हम बात करते हैं, वाकाटक के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। तो बी का थर्ड भी आपको 2 जगह दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैत्रक की बात की गई है, फिर गुर्जर प्रतिहार की बात की गई है। गुर्जर प्रतिहार की बात करेंगे तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। तो डी का फर्स्ट आपको यहां दिया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 5th का डी होगा। मैत्रक की जब हम बात करेंगे तो भट्टारक इसके संस्थापक थे। तो 5th का डी आपका सही उत्तर है। आप में से कई स्टूडेंट ने इसका उत्तर सही दिया होगा। अब क्लास यहां पर हम कुछ और डायनेस्टी देख लेते हैं और उसके संस्थापक देख लेते हैं। जैसे संगम वंश की जब हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे, याद रखिएगा। सालुकी वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक नरसिंह थे। तुल्लुक वंश की वीर नरसिंह, ठीक है। अराविडु वंश की बात करते हैं तो तिरुमल। बहमनी वंश की बात करते हैं तो हसन गंगू।
ठीक है। आदिल शाही वंश की बात करते हैं तो आदिल शाह, निजाम शाही की बात करते हैं तो मलिक अहमद, और इमाद शाही की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप याद रखेंगे फतेहुल्लाह इमाद शाह। क्लास यहां से भी पेपर में प्रश्न बना है। यहां पर आप एक चीज ये जरूर देखिएगा कि जो बहमनी वंश था वहां का कैपिटल कहां पर था, गुलबर्गा और बीदर में। ठीक है। आदिल शाह की बात जब हम करेंगे आदिल शाही वंश का तो बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर, और इमाद शाही की जब हम बात करेंगे बरार। अब देखिए आप में से जिन स्टूडेंट ने पहले पेपर दिया होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम इस टॉपिक पे क्यों इतना एम्फेसिस दे रही है। मैं एम्फेसिस किस चीजों के बेसिस पे देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर्स के पेपर के बेसिस पे। ये मेरा इंट्यूशन नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ पेपर में ये प्रश्न पूछेगा। जो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से पेपर में प्रश्न बना है, हो सकता है आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बने। तो ये आप जरूर देखिएगा। संस्थापक, ठीक है, किस डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा। आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, ये सब देख के जाएगा पेपर में प्रश्न बनता है। ठीक है। चलिए 6वें प्रश्न को हम देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना में शामिल हैं। तो यहाँ पर सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की जब हम बात करेंगे सोशियो कल्चर की, तो यहाँ पर सामाजिक तत्व आपका होगा ही क्योंकि सोशियो लिखा है, राजनीतिक तत्व भी होगा, मनोवैज्ञानिक तत्व भी होगा, उपयुक्त सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। क्योंकि जब भी हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी हमारी इन्फ्लुएंस होती है सोशल एलिमेंट से भी, पॉलिटिकल एलिमेंट से भी, साइकोलॉजिकल एलिमेंट से भी। ठीक है। और इन्हीं सब फैक्टर से हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट भी इंपैक्ट होता है, यहां पे याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक भी, ठीक है, और प्रौद्योगिकी भी। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। अंगों की इमेजिन के जरिए मस्तिष्क ट्यूमर व क्षतिग्रस्त हृदय कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किस रेडियो एक्टिव समास्थनिक का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब किस आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द ब्रेन ट्यूमर एंड द डैमेज्ड हार्ट। यहाँ पर कार्बन 11 दिया है, ठीक है, टेक्नीशियम 99M दिया है, सोडियम 24 दिया है और इरिडियम 192 दिया है। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है टेक्नीशियम 99M। अब इस प्रश्न में हमने देख लिया अंगों की इमेजिन के जरिए मस्तिष्क ट्यूमर व क्षतिग्रस्त हृदय की कोशिकाओं के पता लगाने के लिए टेक्नीशियम 99M का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से पेपर में पूछा था और भी चीजें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह नोट कर लीजिए। आर्सेनिक 74 की जब हम बात करते हैं तो ट्यूमर की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 की जब बात करते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। आपको पता आयोडीन हमेशा थायराइड से रिलेटेड है, तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 की बात करेंगे तो ब्लड में जो भी दिक्कतें हैं उसके पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 की जब हम बात करेंगे तो कैंसर के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैंसर की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड 198 और फॉस्फोरस 32 इनका भी प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। फॉस्फोरस 32 जो है वो ल्यूकेमिया से रिलेटेड कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और गोल्ड 198 की बात करेंगे सोने की, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्लास, यहां से पेपर में प्रश्न बना था कि आर्सेनिक 74, आयोडीन 131, सोडियम 24, कोबाल्ट 60 इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं, ये PYQ बेस्ड आपका प्रश्न है। चलिए 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। आविष्कार दिए गए हैं, आविष्कारक दिए गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस दिया गया है जॉन न्यूटनबर्ग जो कि आपका सही है। टेलीविजन की बात करेंगे तो JL बर्ड्स, ये भी आपका सही है। लेजर की बात करेंगे तो थियोडोर मेमन, ये भी आपका सही है। रेडार की बात अगर हम करें तो यहाँ पे डेमलर दिया है जो कि आपका गलत है। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा था, इस वजह से 8th का D आपका होगा। ठीक है। रडार की अगर हम बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है और इसका आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वॉटसन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। डेमलर की अगर हम बात करेंगे तो डेमलर ने गैस के इंजन का इन्वेंशन किया था।
याद रखिएगा। तो डेमलर जो है वो गैस के इंजन से रिलेटेड है, और रडार की हम बात करेंगे तो हम रॉबर्ट की बात करेंगे, रॉबर्ट वॉटसन की बात करेंगे। 8 से रडार। 9 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है, और दोनों को सुमेलित करना है। पर्वत श्रृंखला और सर्वोच्च चोटी। अरावली की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, ठीक है। सतपुड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पे धूपगढ़। अन्नामलाई की बात करेंगे तो अनाई मुडी, ठीक है, याद रखिएगा। और नीलगिरी की बात करेंगे तो डोडो बेटा। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 सही है, और ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर है। माउंटेन रेंज और उनके हाईएस्ट पीक से भी प्रश्न पहले बना हुआ है। पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपके कहां पर आके मिलते हैं, तो ये नीलगिरी रेंज में, ये भी याद रखिएगा। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर क्लास देखिए, ये नीलगिरी हिल्स है, दिख रहा है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट दिख रहा है, इधर आपको ईस्टर्न घाट दिख रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पेपर में एक बार प्रश्न बोला था कि इनको अरेंज करिए एक सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ में। यहाँ पर आप देखिएगा नीलगिरी हिल्स के बाद कार्डेमोम हिल्स है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे। नीचे है कार्डेमोम हिल्स और उसके ऊपर है नीलगिरी हिल्स, याद रखिएगा। इधर देख लीजिए, इधर अरावली रेंज है, इधर विंध्यन है, फिर सतपुरा है, ठीक है, अरावली, विंध्यन, सतपुरा, ठीक है, नीलगिरी, कार्डेमोम, और इधर आपका है छोटा नागपुर प्लेटो। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भू आकृतियों का निर्माण पवन द्वारा अपरदनात्मक प्रक्रिया से नहीं होता है? तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इरोजन की बात की गई है कि किसका निर्माण प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय विंड, थ्रू विंड नहीं होता है, ठीक है। तो यारडांग दिया है, फिर आपको दिया है जुंगेन, फिर इंसेलबर्ग, और लास्ट में आपको दिया फ्योर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं डी आपका सही है। ये प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय विंड नहीं, फ्योर्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी आकृति होती है, ठीक है, ये देख लीजिए फिगर में आप लोग। और फ्योर्ड की अगर हम बात करें तो ये हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू दृश्य है, ठीक है, हिमानी द्वारा, ग्लेशियर द्वारा। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है बैटल ऑफ तराई, फिर बैटल ऑफ चंदावर, फिर बैटल ऑफ खतौली, फिर उसके बाद आपको दिया गया है पानीपत की द्वितीय बैटल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा बताइए? बी होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब हम चंदावर के युद्ध की बात करते हैं तो ये 1194 में लड़ा गया है। बैटल ऑफ तराइन की बात करेंगे, तराइन के युद्ध की, तो ये 1215 में आपका लड़ा गया है। खतौली के युद्ध की बात करेंगे तो 1518 में, और पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात की गई है जो कि 1556 में लड़ा गया है। तो इसको आप जब अरेंज करेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा बी। अब क्लास यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली हम 3 बैटल की बात करते हैं। एक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में लड़ा गया है। कब? 1526 में। और किसके किसके बीच में ये हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे तो ये 1556 में हुआ था, 30 साल बाद, ठीक है। 1526 के 30 साल बाद 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, जो कि किसके किसके बीच में हुआ है? हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ है। इसके बाद 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, जो कि मराठा एम्पायर, दुरानी एम्पायर, जो कि अफगान के किंग अहमद शाह अब्दाली के अंडर में था, उनके बीच में लड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली है यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में, और मराठा एम्पायर के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो 3 युद्ध जो पानीपत के हुए थे वो आपको याद रखना है, किस ईयर में हुए थे और किसके किसके बीच में हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। पहली भारतीय मार्क्सवादी पत्रिका, ठीक है, सोशलिस्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर आपको दिया गया है फर्स्ट मार्क्सिस्ट मैगजीन सोशलिस्ट वाज पब्लिश्ड बाय, इन इंग्लिश बाय हुम? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है S.A. डांगे, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। 12वें का डी सही उत्तर है। 1922 में यहां पर देखिए रणछोड़ दास
लोथवाला की मदद से पहली बार भारतीय मार्क्सवादी पत्रिका सोशलिस्ट का प्रकाशन अंग्रेजी में शुरू किया गया और एस.ए. डांगे ने उनके साथ मिलकर मार्क्सवादी साहित्य का एक पुस्तकालय भी स्थापित किया था। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपको एस.ए. डांगे दिया था, इस वजह से हमने उसको सही उत्तर माना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। जब हम वेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1806 में हुआ था। ए का फोर्थ तो आपको खाली बी ऑप्शन में दिया है। और देख लेते हैं हम कच्छ के विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो वो 1819 में हुआ था। ठीक है, स्टार्ट। तो यहाँ पर बी का ये, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13वें का बी आपका सही उत्तर है क्लास। देख लेते हैं यहाँ पर वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था। कच्छ के विद्रोह की बात करेंगे 1819। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह की बात करेंगे तो 1820 और दक्कन किसान विद्रोह की बात करेंगे तो 1875 में। याद रखिएगा, यहां से भी पेपर में प्रश्न बनता है। 14वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में आधुनिक नियोजन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आधुनिक नियोजन का, मॉडर्न प्लानिंग का? एम.एन. रॉय को, ठीक है, एम. विश्वेश्वरैया को, फिर नारायण अग्रवाल को, फिर लास्ट में आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर किसको कहा जाता है? एम. विश्वेश्वरैया को। 14 का बी आपका सही है। आधुनिक नियोजन का प्रणेता हम एम. विश्वेश्वरैया को कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो क्लास इसको देखते हुए चलते हैं। यहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर है? कानपुर में है, एकदम सही है। ठीक है, इसको टिक लगाइए। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र की बात की गई है। नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो गाजियाबाद में नहीं है, तो वो कहां पर है? वो है बनारस में। ठीक है, तो ये आपका गलत है। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो झांसी में है, सही है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये आपका बनारस में है, ये भी सही है। तो यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं था? तो बी आपका सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र वाराणसी में उपस्थित है। ठीक है, चलिए इतनी चीज हो गई। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि एकदम सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे तो यहां पर पीओपी की बात की गई थी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात की गई थी, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप सभी को पता है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ओजोन लेयर से रिलेटेड है। हमने इसको कितनी बार डिस्कस किया, अब मैं उसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगी। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो यहां पर हमने जल के बचत की बात नहीं की है। यहां पर हमने किसकी बात की है बताइए? हमने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की बात की है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 16 का डी आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास 17 प्रश्न को देखते हैं। विधान परिषद किसी समान विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है? फॉर हाउ मेनी मंथ कैन द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टॉप अ जनरल बिल? जनरल बिल की बात की गई है, समान बिल की बात की गई है। 3, 4, 6, 12। अब ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं 3 और 4 में। आप याद रखिएगा, यहां पर हमने जनरल बिल की बात की गई है और जनरल बिल को अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं पर है तो वो उसको मैक्सिमम 4 महीने के लिए रोक सकती है। ठीक है, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर होगा। क्लास देखिए, अगर कभी भी किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास विधान परिषद के पास जनरल बिल भेजा गया है तो वो क्या क्या चीजें कर सकती है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। विधान परिषद उसमें संशोधन करके अथवा मूलभूत रूप से विधेयक को पारित कर सकती है। अगर वो चाहे तो कुछ अमेंडमेंट कर सकती है या फिर एज इट इज उसको भेज सकती है कि भाई हमको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, काउंसिल को असेंबली जैसे चाहे इसको पास कर दे। ठीक है, या फिर अगर चाहे तो उसको अस्वीकृत कर सकती है, मना कर सकती है कि हम इसको अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। हम यहाँ पर विधान परिषद की बात कर रहे हैं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, याद से सुनिएगा। ठीक है, फिर या फिर तीसरा,
क्या, वो 3 माह तक विधेयक पर कोई भी कार्यवाही ना करे, उसको अपने पास रखी रहे। लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेजा अपने बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे तो उसमें अमेंडमेंट करे या ना करे, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो कह सकते हैं कि हम इसको अस्वीकृत करते हैं, ठीक है, हम इसको स्वीकृति नहीं देते हैं, या फिर वो बिना कोई एक्शन लिए 3 महीने तक उसको अपने पास रखिए। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 3 महीने तक बिल पे कोई एक्शन ना लिए अपने पास रखी रहती है, तो अगर विधानसभा चाहे, असेंबली चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो फिर उस बिल को एक बार और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजेगी, कहेगी कि भाई कुछ तो बोलो। और अगर अब की बार भी 1 महीने तक उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो 4 महीने बाद, मतलब पहले 3 महीने, फिर बाद में 1 महीने का जो और टाइम दिया गया है, उस एक को मिला के 4 महीने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे चाहेगी उस बिल को पास कर देगी। वही चीज यहां लिखा है, देखिए तीसरी परिस्थिति में 3 महीने बाद विधानसभा यदि पुनः उस विधेयक को, जो भी बिल है, को पास करने के लिए विधान परिषद के पास भेजती है, तो विधान परिषद 1 महीने से अधिक विधेयक को नहीं रोक सकती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो टोटल 4 मंथ होते हैं, 3 मंथ में मत कंफ्यूज होइएगा। 18 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ कारक दिया गया है। हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे तो ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। फिर डिप्थीरिया की बात करेंगे, जीवाणु की वजह से होता है। यहाँ पे हर्पिस प्रोटोजोआ लिखा है। एथलेटिक फूड जो होता है वो फंजाई की वजह से होता है। जो हर्पिस है क्लास, वो आपका प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता है। हर्पिस जो है वो किसकी वजह से होता है? वो वायरस की वजह से होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, पेपर में। 19वें प्रश्न को हम देखते हैं। जल प्रदूषण को दूर करने में सहायक वनस्पतियों पर विचार कीजिए। तो वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करने की बात की गई है। तो यहाँ पर सिंघाड़ा, जिसको कि वाटर चेस्टनट कहते हैं, अब इस समय सिंघाड़ा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, वो तीखी वाली चटनी के साथ उबला उबला सिंघाड़ा, ठीक है। हाइड्रिलिया की हम बात करेंगे तो ये भी वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज होता है। एजोला की बात करेंगे, ये भी। एग्रोसिस्टम की बात करेंगे, एग्रोसिस्टस की बात करेंगे तो ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे जो आपके प्लांट्स हैं वो वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। 19 का डी आपका सही उत्तर है। 20वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको प्लेसेस दी गई है और वो प्लेसेस किस चीज के लिए फेमस है ये दिया गया है। नेतानिया की हम बात करेंगे तो ये डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए फेमस है, एकदम सही है, ठीक है। ब्यूनो आयर्स की जब हम बात करेंगे तो ये जलपोत निर्माण के लिए फेमस है, सही है। सल्फेट की हम बात करेंगे, ये कटलरी के लिए फेमस है, सही है। नगोया के सामने आपका लिखा हुआ एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए, ये आपका गलत है, ठीक है। डी आपका गलत है क्लास। यहाँ पर ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नगोया की जब हम बात करते हैं तो ये सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए फेमस है या फिर ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, ना कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, नेतानिया जो है वो इजराइल में है और ये हीरा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स की जब हम बात करेंगे, ये अर्जेंटीना में है, ये जलपोत निर्माण के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। शेलफील्ड की बात करेंगे, ये इंग्लैंड में है, ये कटलरी के लिए फेमस है। नगोया जो कि जापान में है, ये सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, पेपर में प्रश्न यहां से बनता है। स्टॉकहोम, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए और कौन कौन सी जगह फेमस है? स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है। ग्लासगो की बात करेंगे, स्कॉटलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। एमर्स की बात करेंगे, एमर्सडम की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है? नीदरलैंड में है, ठीक है। वुहान चीन में है। लेनिनग्राड और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करेंगे तो रशिया में। योकोहामा की बात करेंगे जापान में। यहां पर भी आपके जलपोत निर्माण का कार्य होता है, शिप बिल्डिंग का कार्य होता है। क्लास इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, यहां से पेपर में प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला प्रश्न हम देखेंगे 21वां। उत्तरी सरकार तट किसके बीच में है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक का क्षेत्र दिया है, महानदी से कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी और मंगलुरु से गोवा तक। तो एक काम करते हैं, इसको मैप में देखते हैं, आपको याद रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, नॉर्दर्न सरकार आपको कहां पर दिख रहा है? इस रीजन में,
ये दिख रहा है, ये उड़ीसा वाला और इधर आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। और अगर आप इधर नदियों की बात करेंगे तो इधर आपको कृष्णा मिल जाएगी और इधर आपको महानदी मिल जाएगी। तो जो उत्तरी सरकार तट है वो किस नदियों के बीच में है, ये आपका महानदी, जो उड़ीसा के इधर साइड में आपको महानदी मिलेगी और इधर आपको कृष्णा नदी मिलेगी, इन दोनों के बीच में है। अच्छा, पेपर में कई बार बोलता है कि आप इसको अरेंज करिए और आप में से कई बार स्टूडेंट ने कहा है कि मैम आप कोंकण रेंज को कोंकण, कन्नड़, ये जो है यहाँ पे, और कुटप्पा, ठीक है, वो वाला जो मैं पढ़ाती हूँ तो आप कटप्पा बोल देती हैं। तो उसको मैंने भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो उसको सही कर लिया करो, वो इतना बाहुबली चल गया था तभी मुंह से निकल जाता है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले कच्छ है, फिर काठियावाड़ है, फिर कोंकण रेंज है, फिर यहाँ पे कन्नड़ रेंज आपको मिलेगी, फिर मालाबार रेंज है, ठीक है। ये अरेंज करने को बोलता है। तो कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, फिर इधर केप कैमोरिन, ठीक है। और इधर आप आएंगे तो इधर आपको कोरोमंडल रेंज मिलती है, ठीक है, तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, याद रखिएगा पेपर में प्रश्न बनता है। और उसके ऊपर महानदी और कृष्णा के बीच में आपको कौन सी रेंज मिलती है, नदन सरकार, ठीक है, जिसको हम उत्तरी सरकार कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर इकोलॉजिकल जोन की बात की गई है, तो कितने इकोलॉजिकल जोन में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है, 20, ठीक है। 22वें का सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास देखिए, यहाँ पर हमने इकोलॉजिकल जोन की बात की थी, पारिस्थितिक क्षेत्रों की बात की थी, 20 में डिवाइड किया गया। ऐसे ही आपसे अगर क्लाइमेटिक जोन की बात की जाएगी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जाएगी, ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की जाएगी तो 9, ठीक है, 9 में डिवाइड किया गया। ऐसे मृदा समूह क्षेत्रों की बात की जाएगी सॉइल के बेसिस पे तो 8। तो ये याद रखिएगा, 20 में आपके पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया और 8 मृदा समूह क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। पेपर में प्रश्न बना है ये भी। 23वें प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी, ए और आर, ठीक है, एजर्शन और रीजन बेस्ड है, कथन कारण बेस्ड प्रश्न है। पढ़ते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में तीव्र वृद्धि हुई। उदारवादी की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का पारंपरिक संघर्ष के तरीके से मोह भंग हो गया था। तो क्लास ये एकदम सही है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो ए आपका सही उत्तर होगा। आपको पता है जब भी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके नरम दल थे। तो नरम दल जब भी थे वो 3P की बात करते थे, पेटिशन करते थे, ठीक है, फिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, ये लोग प्रे करते थे, प्रे, पेटिशन और पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की जाती थी, मतलब ये एक तरीके से विनती करते थे, ठीक है। इसी वजह से याद रखिए कि जो आपके ये एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि भीख मांगने वाली एक संस्था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पेटिशन भेजते थे, एक पीसफुल मैनर में चीजों को बात करते थे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो मॉडरेट्स थे, जो नरम दल वाले थे, उनको ये लगता था कि अगर हमारी बात ग्राउंड तक पहुंचेगी कि हम पे ये अत्याचार हो रहा है तो वहां से जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो वो ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि अरे ये क्या, ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो गरम दल वालों ने कहा नहीं, अब हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम पूरे तरीके से बाइकॉट करेंगे। और फिर आप आगे देखते हैं, मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, नरम दल के बाद गरम दल आता है, फिर आपके रिवॉल्यूशनरीज आते हैं, ठीक है, उनका भी एक फेस रहता है, क्रांतिकारियों का भी एक फेस रहता है, क्योंकि अब उनको पता था कि नम्रता से और ऐसे मतलब पिटीशन के थ्रू और प्रेयर के थ्रू कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये आपका सही उत्तर है। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसने सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर जॉन मार्शल ने। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो 24वें का बी है, चार्ल्स विल्किंस द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ईयर याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने 1784 में भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। महाभारत की अगर हम बात करेंगे तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो फैजी और अब्दुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों नकीब खां, बदायूनी, अब्दुल फजल और फैजी आदि द्वारा इसका अनुवाद किया गया था, याद रखिएगा ये, ठीक है। उन्हें संयुक्त रूप से रजमनामा
युद्ध की कहानियों से संबोधित किया गया है। ये चीज याद रखिएगा, महाभारत वाला भी पेपर में प्रश्न बना है। अच्छा, अब्दुल फजल की जब हम बात करेंगे तो अब्दुल फजल ने पंचतंत्र की भी फारसी अनुवाद किया था और इसको फारसी में क्या कहा जाता है, अनवार ए सुलेही। ये भी याद रखिएगा क्लास, ये सब पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूं आपको एक साथ। 25वें प्रश्न को हम देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलामत शाह की मजार उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। तो सलामत शाह की अगर मजार की हम बात करेंगे तो ये आपका बाराबंकी में है। 25वें का बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। ऐसे ही हम देखते हैं पेपर में कई बार पूछा गया है कि बाराबंकी में देवा शरीफ है। याद रखिएगा, पूछा जाता है देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है या देवा शरीफ कहाँ स्थित है, वो भी बाराबंकी में है। ठीक है, अयोध्या में स्थित मकबरे की अगर हम बात करेंगे, यहाँ बहू बेगम का मकबरा है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता था ये कहाँ पर है, ये अयोध्या में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं बोला गया है। ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान जो है वो नीस है, एकदम सही है। बसाल्ट की हम बात करेंगे, ग्रीन स्टोन, एकदम सही है। ग्रेबो की बात करेंगे तो सर्पेंटाइन, एकदम सही है, सर्पेंटाइन। चूना पत्थर यहाँ पे आपको दिया गया है, क्वार्ट्ज़ाइट की बात की गई है। ठीक है, ये आपका गलत है, यहाँ पर चूना पत्थर नहीं होगा, यहाँ पर आपका बलुआ पत्थर होगा, सैंड स्टोन की बात की जाएगी, ना कि लाइम स्टोन की। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, सेल की बात करेंगे तो स्लेट, कोयला की बात करेंगे तो ग्रेफाइट। ठीक है, बलुआ पत्थर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वार्ट्ज़ाइट। ठीक है, चूना पत्थर की बात करेंगे तो संगमरमर, ग्रेनाइट की बात करेंगे नीस। 27वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ, जो कि आपका सही है। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में, कितनी बार मैंने आपको बता दिया, 1927, 1928 वो समय है जब कांग्रेस को चैलेंज किया गया कि अगर आप लोग इतने योग्य हैं तो अपने संविधान के ढांचे को आप तैयार करिए। और नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाकर तैयार की, मोतीलाल नेहरू ने, जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने स्वराज की मांग की थी। ठीक है, और इन्होंने 1 साल का मौका भी दिया था कि आप इस नेहरू रिपोर्ट को 1 साल में इंप्लीमेंट करिए, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, उल्टा उन्होंने साइमन कमीशन को बुलाया और कहा कि साइमन कमीशन डिसाइड करेगा। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जिसके वजह से गो बैक साइमन का नारा पूरे भारत में चल रहा था। हर जगह उसको बाइकॉट किया जा रहा था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन जब भारत आया तो आपके लाला लाजपत राय ने भी इसका प्रोटेस्ट किया, जहां पर उनको लाठी लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हुई और 1 साल तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो 1929 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, लाहौर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसकी ये अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमारा जो मांग है वो पूर्ण स्वराज की है, स्वराज की नहीं है, और हर 26 जनवरी को हम स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस की तरह। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिए, याद रहती है। अगस्त रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो ये 1940 नहीं 1942 का समय है। ठीक है क्लास, याद रखिएगा, मैंने आपको चीजें ये सब बताया है अच्छे से। यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात की गई है, नेहरू रिपोर्ट अभी मैंने बताया 1928, तो यहाँ पर आपका गलत क्या है, अगस्त संकल्प। ठीक है, जो कि 1942 होना चाहिए। 28वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सल्तनत एरा में ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, शर्त उर सुदूर की जब हम बात करेंगे तो ये आपके धार्मिक मामलों का प्रधान था, ये सही है। ठीक है, बरीद की जब भी बात करते हैं तो गुप्तचर होते थे बरीद। ठीक है, बरीद गुप्तचर के लिए यूज हुआ करता था। तो बरीद ए मुमालिक जो थे, गुप्तचर विभाग का जो प्रधान अधिकारी था। ठीक है, मुमालिक की बात करते हैं तो ये प्रधान अधिकारी होता है। ठीक है, तो बरीद जो थे वो गुप्तचर होते थे। दाहिर की जब हम बात करते हैं तो ये राजकीय आपका जो पत्राचार थे उसके प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, शहनाए पील की बात करेंगे तो हाथियों की सेना का अध्यक्ष हुआ करता था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है 1 2 3 4, मतलब ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, 28 का ए। चलिए 29 प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण बेस्ड है, तो हम पढ़ते हैं। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक ऑल इंडियन सर्विसेज है, एकदम सही है। अखिल भारतीय सेवाएं राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती है, ये भी सही है।
ठीक है, यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा, दोनों ही आपका सही है। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है क्योंकि यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लिए एक समान रूप से सेवा देती है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन रूम प्रोसेस निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? ठीक है, साइट से, यूएनएफसीसी से, ठीक है, डब्ल्यूटीओ से या आईएमएफ से। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है आपका डब्ल्यूटीओ से। ठीक है, 30 का सी आपका सही उत्तर है। देखिए, ग्रीन रूम प्रोसेस विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक का अनौपचारिक कॉन्फ्रेंस रूम है। ये चीज याद रखिएगा, तो कुछ ऐसा कंफ्यूज मत होएगा। इनका जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन रूम प्रोसेस। ठीक है, 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। जल विज्ञान की भाषा में सकारात्मक जल संतुलन शब्द का किसे संदर्भित करता है? शब्द किसे संदर्भित करता है? पॉजिटिव वाटर बैलेंस। अब पॉजिटिव वाटर बैलेंस की अगर हम बात करें, हमको कुछ भी नहीं पता है, तो कोई चीज पॉजिटिव है, अगर हम कहते हैं कोई चीज पॉजिटिव है, तो इनकमिंग और आउटगोइंग की अगर हम बात करें तो मुझे बताइए, अगर खाली हम इनकमिंग और आउटगोइंग की बात कर रहे हैं तो इनकमिंग ज्यादा होगी कि आउटगोइंग ज्यादा होगी जब हम किसी चीज को पॉजिटिव कह रहे हैं? तो ऑफकोर्स से बात है, इनकमिंग की बात होगी। जब हम कहते हैं कि हमारे पास बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो मतलब हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं लेकिन खर्च कम हो रहे हैं। तो इसी तरीके से पॉजिटिव वाटर बैलेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा वो एक्सेसिव होगा एज कंपेरिजन टू द वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब क्या है? वास्ट, मतलब वो वेपर के फॉर्म में आपका ऊपर उठ रहा है ना, तो मतलब ये क्या है? आउटगोइंग है, ये घट रहा है। और प्रेसिपिटेशन मतलब पानी के फॉर्म में आ रहा है। जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है, और जब पानी भाप के फॉर्म में ऊपर जाता है तो वेपराइजेशन हुआ। तो ठीक है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है वेपराइजेशन से, ये चीज याद रखिएगा। इनकमिंग ज्यादा है आउटगोइंग से, तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे 31 का बी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, इस तरीके के पेपर में प्रश्न बनते हैं जहां पर आपको बस अपना दिमाग लगाना। अब बताइए, पॉजिटिव वाटर बैलेंस आपको कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं ये प्रश्न कर ही नहीं पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अगर मैंने नहीं पढ़ा और जो स्टूडेंट्स है उन्होंने भी नहीं पढ़ा, इसका मतलब कुछ दिमाग लगाना है, आराम से करो। पॉजिटिव बैलेंस दिया गया है, कर सकते हो ऐसे प्रश्न। चलिए 32 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। वन स्टॉप सेंटर उड़ान स्कीम दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दिया है और हृदय स्कीम दी गई है। अब आपको इसको अरेंज करना है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सी सही उत्तर है। हृदय योजना की जब हम बात करते हैं तो ये 2015 में आई है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा क्लास। ठीक है, हृदय योजना की बात करेंगे तो 2015 में, वन स्टॉप सेंटर की बात करेंगे तो ये 1 अप्रैल 2015 में। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 7 अप्रैल 2015, और फिर उड़ान योजना की बात करेंगे तो 21 अक्टूबर 2015। क्लास, ये स्कीम जरूर याद करिए, पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है उसको तो आप जरूर याद कर लीजिए ईयर वाइज। ठीक है, क्या करिए, कुछ नहीं करना, अभी पेपर में समय है, एक जगह जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, उनको एक जगह लिख के ईयर लिख लीजिए बस, और उसको एक बार सोते समय देख लिया करिए, पेपर के लिए मत छोड़िए। एक दिन बैठिए, पूरी स्कीम एक जगह लिखिए कि कौन कौन सी किस समय पे आया है, और उसको बस एक बार पढ़ लीजिए रोज, और फिर आपका एग्जाम तक आपको रट जाएगा क्लास, उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन पढ़ना आपको ऐसे ही है। 33 प्रश्न को हम देखते हैं। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ये बोला गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्लानिंग कमीशन भारत द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 1952 में। यहाँ पर 33 का बी आपका सही उत्तर है, 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। 34 प्रश्न को देखते हैं। किसी जीवधारी में प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? तो अंतिम क्रिया की बात यहाँ पे की गई है, तो इसको मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए, जब पाथवे फॉर द जीन एक्सप्रेशन की बात की गई है, सबसे पहले डीएनए जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए को, मतलब डीएनए आपका प्री एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से मैं एकदम इजी लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। डीएनए आरएनए में जब हो रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए जब डीएनए में होता है कन्वर्ट तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन आपका पहला प्रोसेस होता है, उसके बाद स्प्लाइस की बात होती है, फिर ट्रांसलेशन की बात होती है, और लास्ट में अगर आप
देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लास अगर हम बात करेंगे तो सबसे आखिरी प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है 34 का बी। बस ये याद रखिएगा डीएनए टू आरएनए की जब हम बात करते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और जब एमआरएनए आपके प्रोटीन में कन्वर्ट होता है इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, ठीक है। या दो स्टेज में संपन्न होती है, पहली ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी जो होती है वो ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं इसमें जो जेनेटिक निर्देश जो डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट होते हैं इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसके लिए कौन सा टर्म का यूज किया जाता है, ट्रांसलेशन टर्म का यूज किया जाता है। पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की गई है यहाँ पर, एज़ोटोबैक्टर, ठीक है, ठीक है, एज़ोटोबैक्टर की बात की गई है, एसिटोबैक्टर की बात की गई है, राइजोबियम की बात की गई है और ट्राइकोडर्मा की बात की गई है। तो इस प्रश्न में आपको मैं बता दूं डी आपका सही उत्तर है। एज़ोटोबैक्टर की बात करें, एसिटोबैक्टर की बात करें या राइजोबियम की बात करें, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। लेकिन ट्राइकोडर्मा की जब हम बात करेंगे तो ये एक फफूंदी है, फंगी है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जिसका की प्रयोग विभिन्न प्रकार की दलहनी, तिलहनी, कपास, सब्जियों एवं विभिन्न फसलों में पाई जाने वाली मृदा जनित रोग जैसे उकड़ा, जड़ गलन, ठीक है, जिसमें जड़ गल जाती है, कॉलर सरण आदि बीमारियों को सफलतापूर्वक निदान के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो आपकी जड़ें होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। क्लास एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है तो आप मुझे बताएंगे 78% अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। मानते हो इस चीज को? लेकिन जो प्लांट्स है वो इन नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, लेकिन हम और आप ऑक्सीजन को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जब हम ऐसे सांस जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर में 78 अप्रोक्सीमेटली जो आपका नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता, ये चीज याद रखिएगा। प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है, ये याद रखिएगा, 8 से याद रखिएगा, 8। तो प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे फिर 35 प्रश्नों के साथ। आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगी कि इतना बड़ा गैप हो गया, कुछ तबीयत खराब थी और भी कारण थे जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आगे हम पूरी प्रयास करेंगे कि ये क्लास एकदम कंटिन्यू चले, ठीक है। और इन 35 प्रश्नों को हम शीघ्र ही 50 प्रश्नों में भी कन्वर्ट करें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।